ईरान पर अमेरिका इजराइल में जंग जारी है। ऐसे में संयुक्त हमले के बाद पश्चिमी एशिया यानी वेस्टर्न एशिया में संकट के बादल मंडरा रहे हैं और इसी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत का रुख रखते हुए पश्चिम एशिया में संकट जताते हुए कहा कि विश्व में तनाव चल रहा है। भारत शांति और स्थिरता का पक्षधर है और भारतीयों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि भारत बातचीत कूटनीति से समाधान के पक्ष में है। इसके अलावा पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, चलिए वो आपको सुनवाते हैं। विश्व में चल रहे अनेक तनावों को लेकर भारत की सोच स्पष्ट ही है। हमने सदैव शांति और स्थिरता बनाए रखने का आह्वान किया है और जब दो लोकतंत्र साथ खड़े होते हैं तो शांति की आवाज और भी सशक्त हो जाती है। पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति हमारे लिए गहरी चिंता का विषय है। भारत डायलॉग और डिप्लोमेसी के माध्यम से सभी विवादों का समाधान का समर्थन करता है। इस क्षेत्र में मौजूद सभी भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए हम सभी देशों के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। एक्सेलेंसी, आपकी यात्रा से हमारे सहयोग के हर क्षेत्र को एक नई ताकत मिली है। भारत के प्रति आपकी गहरी प्रतिबद्धता और दूरदर्शिता के लिए मैं एक बार फिर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बता दें, इससे पहले सोमवार को आधी रात को पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि अपने इजरायली समकक्ष बेंजामिन नेतन्याहू से मौजूदा इलाके के हालात पर बात करने के लिए फोन पर बात की और उन्होंने दुश्मनी को जल्द खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया। इसके साथ ही ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले के बाद बढ़े तनाव के बीच भारत के गृह मंत्रालय ने सांप्रदायिक तनाव की संभावना के बारे में सभी राज्यों को आगाह किया है। मंत्रालय ने अधिकारियों से अलर्ट और बचाव के कदम उठाने के लिए कहा है। न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को भेजे गए एक लेटर में मंत्रालय ने चेतावनी दी कि पश्चिम एशिया में हाल के मिलिट्री डेवलपमेंट का असर भारत में भी हो सकता है, खासकर अगर धार्मिक जामवाड़ों या पब्लिक मीटिंग के दौरान विदेशी घटनाओं का जिक्र किया जाता है। राज्यों से कहा गया कि वैसे लोगों को और ग्रुप्स पर कड़ी नजर रखी जाए जो अशांति फैला सकते हैं। एडवाइजरी में खास तौर पर ईरान के सपोर्टर रेडिकल उपदेशकों पर नजर रखने के लिए कहा गया है जो भड़काऊ भाषण देते हैं जिससे सांप्रदायिक भावनाएं भड़क सकती है। मिनिस्ट्री ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में किसी भी तरह की गिरावट को रोकने के लिए बेहतर इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और समय पर दखल देने की जरूरत पर भी जोर दिया है। इसके साथ ही नई दिल्ली ने खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में भारतीय मौजूदगी को ध्यान में रखते हुए सार्वजनिक रूप से संयम बरतने और घटनाक्रम पर कड़ी नजर रखने की भी अपील की है। अधिकारियों ने कहा कि सरकार न सिर्फ जियोपॉलिटिकल नजरिए से बल्कि इसके घरेलू असर के लिए भी हालात का अंदाजा लगा रही है। आपको बता दें, जम्मू एंड कश्मीर के कुछ हिस्सों में पहले ही एहतियाती कदम उठाए जा चुके हैं। अधिकारियों ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खमेनेई की हत्या पर अचानक हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद सोमवार को पूरी घाटी में मोबाइल इंटरनेट की स्पीड बंद कर दी गई है या कम कर दी गई है। बता दें, यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उठाया गया है। इसके साथ ही श्रीनगर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। प्रदर्शन के चलते पुलिस द्वारा आंसू गैस के गोले भी फेंके गए। लाल चौक पर घंटा घर और बैरिकेड लगाकर सील कर दिया गया। साथ ही बड़ी भीड़ को रोकने के लिए पूरे शहर में अतिरिक्त पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया है। आपको बता दें, बीते रविवार को खमेनेई तेहरान में एक जॉइंट यूएस इजरायली ऑपरेशन के दौरान हुए एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। इस घटना के बाद भारत के कुछ हिस्सों समेत कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन और मातम मनाया गया। अधिकारियों ने यह भी बताया कि कश्मीर के लाल चौक, सैदा कदल, बडगाम, बांदीपोरा, अनंतनाग और पुलवामा से प्रदर्शनों की खबरें आई है। कश्मीर में लगभग 15 लाख शिया आबादी का अनुमान है,
जहां सबसे बड़ी भीड़ जमा हुई है। इस बीच पश्चिम एशिया में संघर्ष और तेज होता जा रहा है। कश्मीरी नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में खमेनेई के मारे जाने के बाद मातम प्रदर्शन देखने और सुनने को मिल रहा है। खैर, ये तो हो गया पहला पहलू। अब आपको बताते हैं आखिर भारत को मिडिल ईस्ट में हो रहे जंग से क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो खाड़ी और मिडिल ईस्ट क्षेत्र में भारत के लगभग 9 मिलियन यानी 90 लाख प्रवासी फैले हुए हैं। पिछले 3 दशकों में जब इन देशों में भारतीय समुदाय की आबादी में वृद्धि हुई है, तब से उनकी सुरक्षा और कल्याण भारत की प्रवासी कूटनीति का आधार रहा है। एक तरह से देखा जाए तो केरल, उत्तर प्रदेश, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के कई परिवारों में ये एकमात्र कमाने वाले हैं और ये श्रमिक ही भारत को सबसे अधिक धन भेजने वाले हैं। अनुमानों के अनुसार भारत को भेजे जाने वाले धन का 1/3 से अधिक हिस्सा मध्य पूर्व और खाड़ी देशों से आता है। यह संख्या भारत को भेजे जाने वाले धन का लगभग 38% है। दूसरा रणनीतिक प्रभाव भारत की ऊर्जा सुरक्षा को लगने वाला झटका है, जो लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष का शिकार हो सकती है, क्योंकि भारत की ऊर्जा आयात का लगभग 60% इसी क्षेत्र से आता है, जिसमें लगभग 50% तेल आयात और 70% ING आयात यानी इंपोर्ट्स शामिल है। ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी प्रकार की बाधा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी होगी, खासकर ऐसे समय में जब ट्रंप द्वारा लगाए जाने वाले टैरिफ के खतरे के कारण भारत को रूस से तेल खरीदने से रोक दिया गया है। इससे भारत कूटनीतिक और आर्थिक रूप से कठिन, बल्कि कहे तो अनिश्चित स्थिति में आ गया है। अमेरिका सेना द्वारा ईरानी नेता की हत्या के बाद भारत को अपनी प्लान बी पर भी विचार करना होगा, क्योंकि उसने नए राजनीतिक परिदृश्य में निवेश किया होगा और नए पात्र उभर सकते हैं। भारत का इन देशों में साथ लंबा ऐतिहासिक संबंध रहा है और इनमें से अधिकांश के साथ उसके रणनीतिक संबंध भी है। भारत का इन देशों के साथ लंबा ऐतिहासिक संबंध रहा है और इनमें से अधिकांश के साथ उसके रणनीतिक संबंध भी है। वर्तमान उथल-पुथल से निपटने के दौरान दिल्ली की राजनयिक क्षमताओं की परीक्षा ऐसे अनछुए क्षेत्र में होगी। खैर, कुल मिलाकर ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई की हत्या के बाद पश्चिम एशिया में उपजे तनाव ने भारत के लिए दोहरी चुनौती खड़ी कर दी है। एक और, गृह मंत्रालय ने देश के भीतर सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए राज्य को हाई अलर्ट पर रखा है और कट्टरपंथी गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया है, खासकर कश्मीर जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में जहां विरोध प्रदर्शन और सुरक्षा पाबंदियां पहले ही लागू हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर यह संकट भारत की आर्थिक और रणनीतिक स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि खाड़ी देशों में रहने वाले 90 लाख भारतीयों की सुरक्षा, वहां से आने वाले 38% विदेशी मुद्रा भंडार और भारत की 60% ऊर्जा आपूर्ति अब सीधे तौर पर इस युद्ध की विभीषिका के निशाने पर है। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर, कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं और ये भी बताएं कि ये जंग कब तक चलने वाली है और भारत को कितना प्रभाव पड़ सकता है इससे। कमेंट बॉक्स पर ये भी लिखकर बताएं। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहे एयर नाउ।